बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर फराह। मैं हूँ इमाद जी। आज हमारे साथ जो है आज के प्रोग्राम में संडे का दिन है आज, और संडे जो है वो सब छुट्टी मना रहे होते हैं, मगर हमारे मेहमान जो है वो छुट्टियां छोड़कर और यहाँ हमारे पास आराम छोड़ के हमारे पास यहाँ पर आ गए। और हमारे साथ बिल्कुल 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 आज हमारे साथ हैं अशरफ जब्बार कुरैशी साहब, हैं फाउंडर मेंबर ऑफ पीटीआई, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान, एक्स प्रेसिडेंट कराची, एक्स डिप्टी जनरल सेक्रेटरी कराची, मेंबर ऑफ शौकत खानम हॉस्पिटल, 6 इलेक्शन लड़ चुके हैं, सेनेट का भी टिकट मिला इनको और किसी वजूहत के बिना पे विड्रॉ हो गए। मतलब अवामी नुमाइंदे, और सबसे बड़ी बात ये कि इनकी के ये अपने हलकों में और कराची के दूसरे जहां से ये इलेक्शन लड़ चुके हैं, अपने हलकों में अपने लोगों के साथ, आवाम के बीच में रहते हैं, जो एक सियासी कारकुन की सबसे बड़ी निशानी होती है कि वो आवाम के साथ, आवाम के दरमियान के अंदर रहे। ठीक है, तो इंशाल्लाह बिल्कुल। आप अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब, मुझे पता चला था आप शोज में कम जाते हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया आप हमारे बुलाने पे आए, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत मुबारक आप लोगों को, सेनेट में आप लोगों ने माशाल्लाह तीर मारा कामयाबी हासिल कर ली आपने। हासिल कर ली है जी। कामयाबी तो हमारे साथ थी अल्हम्दुलिल्लाह, और हम पूरे थे उसी सेम इलेक्शन के अंदर जो गाबी खान साहब ने जो कॉन्फिडेंस का वोट लिया जी। लेकिन उससे पहले वाले इलेक्शन में भी 174 हमारे पास जो है सामने हमारी खातून कैंडिडेट ने दिए थे। लेकिन हस्बे इख्तिलाफ को थोड़ा सा मीडिया मसाला चाहिए होता है, तो चल रहे हैं मीडिया के ऊपर। पब्लिक से तो उनके साथ आपको पता है कि पब्लिक के साथ तो बहुत दूर है वो, क्योंकि जितने अरसे वो इख्तिदार में रहे, अगर उन्होंने कुछ करना होता तो वो सब कर चुके होते। अब तो सिर्फ इस बात की तड़प है उनको कि बस इख्तिदार चाहिए। वो इक़्तिदार किस लिए चाहिए ये आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो हशर है वो सबके सामने है जो इन्होंने किया है। अब इक़्तिदार तो चाहिए उसी लिए, इनको कहते हैं अवाम के लिए, लेकिन वो होगा थोड़ा सा क्या कहते हैं आपसे थोड़ा पर्सनल सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपका बिजनेस क्या है और कौन सी उम्र से आपने काम करना शुरू किया? देखिए जी, हम तो हैं बिजनेसमैन फैमिली है हमारी, और इंडिया से मेरा ताल्लुक है, मेरा फादर्स का था, अलीगढ़ से हमारा ताल्लुक है माशाल्लाह, और वहाँ भी हम जो है वो बिजनेस ही करते थे। और पाकिस्तान जब आए तो हम फ्रूट एंड वेजिटेबल के पाइनियर एक्सपोर्टर्स में से थे हमारी फैमिली में। हमने मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट शुरू किया और बाकी जगहों पे बड़ी कंपनी थी यहाँ पे, और यहाँ की मार्केट के मेरे ताया चेयरमैन भी रहे, और यही बिजनेस का ट्रेंड था। तो जब मैंने मैट्रिक किया तो मेरे उस जमाने में थोड़ा रिजल्ट देर में आता था। तो मेरे वालिद ने पूछा अम्मी से कि क्या क्यों नजर आ रहे हैं आजकल, तो उन्होंने कहा छुट्टियां हैं। तो अब्बा ने कहा सुबह मंडी जाओ, सुबह से मार्केट चले जाओ। तो वो 9th क्लास 10th क्लास थी, और 10th क्लास में जो 13-14 साल की एज थी सही। तो उसके बाद से फिर मंडी जाना शुरू हो गए, नॉन स्टॉप, फिर पढ़ाई भी जारी रखी, साथ ये भी किया। तो बिजनेसमैन फैमिलीज में यही होता है। बिजनेसमैन जो है वो सियासत में कैसे आ गए? असल में ये मैं कोई प्रोफेशनली सियासतदान तो हूँ नहीं, और विजन के तहत मैं आया। और जब मैं 9th क्लास में था तो एक पॉलिटिकल मजहबी जमात थी, उसने मुझे थोड़ा सा इंस्पायर किया हुआ था, तो मैं थोड़ा साथ में था और चल रहा था। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो जो एक 85 में, आई थिंक 86 था या 85 था, सदर में एक धमाका हुआ था, बहुत बड़ा बम का धमाका हुआ था। तो उसके लिए दूसरे दिन सेकंड डे उसने जमात ने एहतजाज रखा। मैं घर के बाहर खड़ा था, तो उस जमात के एक अमीर हमारे दोस्त थे, वो साहब आए, कहने मोटरसाइकिल पे बैठो चलो। तो मैंने कहाँ जाना है, कहते बस अभी आते। मैं चला गया उनके साथ। जब वहाँ गया तो नुमाइश पे ले गए, वहाँ मुजाहरा हो रहा था। वो मुजाहरा हो रहा था, वहाँ पुलिस ने शेलिंग कर दी और गिरफ्तारियां शुरू कर दी। तो मैं जाहिर बात एकदम हंगामा मचा, तो मैं भागा वहां से, मैं भी भागा। तो वो आगे जाके मुझे पलट के देखा तो सारे उस जमात के जितने बुजुर्ग थे वो तो सारे पकड़े जा रहे थे, यंगस्टर सारे भाग गए। अच्छा। तो एक पुलिस वाला था, वो मेरे अखबार की एक तस्वीर है उस जमाने की, आगाज में शायद छपी थी। तो वो पुलिस वाला उसने मुझे पकड़ा, रोका, तो मैं रुक गया उसके साथ। तो मैंने देखा सारे बुजुर्ग जा रहे हैं, तो मैं खुद ही चला गया। उसने मुझे यहाँ से कॉलर से लिया, तो मैं उसको अगर उठा के चाहता तो उठा के भाग भी सकता था, लेकिन मैं वापस चला गया वहाँ पे। और वो फिर वहाँ पकड़े गए और सोल्जर बाजार थाने में ले गए। तो वो बस इब्तिदा थी। लेकिन मेरे वालिद आए, घर वालों वालिद का क्या आपके फैमिली रिएक्शन? मेरे वालिद आए वहाँ पे, तो अजीम उनका जानने वाला था तबाक से, तो उन्होंने कहा उससे कि सब पकड़े गए हैं, सारी मीडिया के सामने हुआ है,
मैं मालूम करवा लेता हूँ, अगर वो आपका बेटा जमात में नहीं होगा, अगर वो नहीं कहेगा। तो मैं गया, उन्होंने आके मालूम किया मुझसे कि वो अशरफ कौन है, तो मैं खड़ा हुआ कहने कि आपके वालिद ने कहा कि आपका कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, मैंने कहा मेरा तो ताल्लुक है। अच्छा, मैं उनको सारे बुजुर्गों को कैसे छोड़ के जा सकता था, मैं जहाँ मेरी फितरत ही नहीं है। तो वो बस वो फिर जेल चले गए, 9 दिन 8 दिन जेल में रहे। वो आप अचानक बस गए और उसके बाद और बाकी सबकी मुलाकातें आती थी, मेरे घर से कोई मुलाकात नहीं आती थी। तो वापसी में फिर जब आप वापस आए तो फिर क्या? वापस आया तो बहरहाल जाहिर बात है कि फिर वो एक ये था कि मैं कोई किसी उसमें नहीं गया था, क्राइम में नहीं गया था। तो एक मुजाहरा लोगों के लिए, हमदर्दी के लिए निकले थे कि चलो जी एक पॉलिटिकल वो जिस दिन धमाका हुआ था, और उस दिन भी मैं रात को जो है वो फातमीद के सामने फुटपाथ पे लेट के, मेरी पूरी टीम, हम लड़के जितने दोस्त थे सब ब्लड दे रहे थे वहां लेट करने, ब्लड दिया वहां पे। हम जो कर सकते थे हमने उस जमाने में करने की कोशिश की। तो बस ये स्टार्ट था। फिर उन्होंने कहा, जो मेरे वालिद कहते हैं मुझे कि उसने कहा कि अगर एसडीएम ने कि भाई तुम्हारा बेटा पॉलिटिशियन बनेगा, आप भूल जाओ उसको। सर आपने तो हमारा वो चेंज कर दिया सीक्रेट और सक्सेस में, यानी कि खैर ये भी हमदर्दी में आपने इस पार्टी को, या इस अगर आपने सियासत में आए तो हमदर्दी में आए, और फिर आपने देखा आगे कि यहाँ पे तो पीटीआई में कैसे आप? पीटीआई देखें, ये मेरा हम लोग यंग एज का दौर जो है ना, उस जमाने में एमक्यूएम बनी थी यहाँ पर। ठीक है। और महसूस तो हम भी यही करते थे कि कराची के अंदर जो है नौजवानों के साथ हकतलफी होती है बहुत ज्यादा। ठीक। नौकरियों के दरवाजे बंद होते हैं, मामलात हैं, कोटा सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट का जो है प्रॉब्लम होता था यहाँ बहुत ज्यादा। ठीक है। और एक साइकी थी उर्दू स्पीकिंग की कि वो क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे ज्यादातर और सिविल सर्विस में होते थे, इंडिया से भी जब आए थे तो वो जी जी जी, तो वो सारा सिविल सर्विस में भी आए थे वो लोग, तो सिविल सर्विस तो उनको एक उनका कॉन्सेप्ट होता था, क्योंकि वो उनको इज्जत मिलती थी, वो जहाँ काम करते थे वहाँ बड़ा एक बाइज्जत उनका होता था। लेकिन जब वो बाहर निकलते थे, क्योंकि ये बहुत ईमानदार जो लोग थे, ना किसी अपने रिश्तेदार को प्रमोट करते थे, ना किसी को जो है वो रिश्वत लेते थे। तो ये वाली ब्यूरोक्रेसी जो उस जमाने से आई थी, उस ब्यूरोक्रेसी को यहाँ पे जो ट्रीट किया जाता था वो बड़ा खतरनाक था। क्योंकि जब वो बस में वैगन में चढ़ते थे तो वो उनकी दूसरी जो लोग थे वो ट्रांसपोर्टर वो लोग थे, तो उसकी वजह से एक क्लैश होता था, उनका पर्सनालिटी क्लैश बहुत ज्यादा बीच में चल रहा था कि उनको कहते थे ओए आगे बढ़ो, पीछे हटो, बस का जो उनका स्टाइल होता है। तो वो एक लावा पूरा बन रहा था शहर के अंदर, हम महसूस भी कर रहे थे इस बात को। और हम, क्योंकि मैं खुद अपनी बात को बताऊं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसने अज़बियत की वो हम में से नहीं, तो वो जहन में बिल्कुल क्लियर थी। और मैं रहता नाज़िमाबाद में था, नाज़िमाबाद में रहता था, कहीं नाज़िमाबाद में मेरी राइश, आज भी मेरा घर है वहाँ पे, तो पुराना मेरा घर है, आज भी मेरे शादी कार्ड पे वही एड्रेस लिखा हुआ है। तो वो, लेकिन जब वो हम इसकी तरफ जाने लगे ना, ये सारी चीजें हुई और अज़बियत की तरफ लोग गए, हमने उस तरफ नहीं गए बिल्कुल भी। ठीक है। और कोशिश करते रहे कि किसी तरह कोई बैलेंस हो जाए, लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा जबान की बुनियाद पर तकसीम बहुत ज्यादा हो गई, बात हुकूक की थी, हुकूक से बढ़ के वज़बियत में चली गई। सही। तो वो चीज को खैर फेस करते रहे, लेकिन मैं हमेशा जो है ना अल्टरनेट में पासवान का फिर मैं सदर भी बना, कराची सदर रहा, जमात इस्लामी की मुखालफत में रहा। ठीक है। जमात इस्लामी ने बंद की, एक पासवान बनाई थी, फिर उन्होंने 93 के इलेक्शन के बाद बंद की, तो मैंने उनके साथ नहीं गया। मैंने उनसे कहा आपने ये गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने जब ये बनाई थी पासवान तो आपने कहा था कि ये सारे पार्टीज के लोगों को लेकर बनाई जा रही है और उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। लेकिन 93 के इलेक्शन में जब जमात हारी तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम जो है ये पासवान ने किया, और पासवान को उन्होंने बंद करने की कोशिश की। तो मैंने 1 साल तक रजिस्टर किया इनके साथ, ठीक है, जमात इस्लामी के साथ। तो मैं उसके बाद फिर जब इनका बहुत ज्यादा प्रेशर आया, मतलब प्रेशर अखलाकी प्रेशर होता था, तो वो भी बड़ा मेरे वालिद से मिले, इससे मिले, तो फिर मैंने उसको वाइंड अप किया। और मैंने वाइंड अप करने के बाद फिर मैं ढूंढ रहा था कि कोई चीज ऐसी लीडरशिप आए, तो इमरान खान साहब का हमने एक शो किया था शौकत खानम अस्पताल के लिए, और वो किया था हमने यहाँ कराची इसके अंदर स्टेट नेशनल सेंटर के सामने, कराची कोचिंग सेंटर, नेशनल कोचिंग सेंटर, उसमें हमने प्रोग्राम किया था। और उस प्रोग्राम के अंदर जो है खान साहब के साथ जो बहुत ज्यादा वालियाना लोगों का वो था, तो वो एक चीज चल रही थी पूरी उसके अंदर, डिस्कस हो रहा था कि खान साहब जो है बड़ा पॉपुलर आदमी है, तो पॉलिटिकल पार्टीज भी उनके ऊपर नजर रखी हुई थी। तो फिर जमात इस्लामी ने काफी नजर रखी हुई थी उनपे, तो वो कोशिश कर रही थी। फिर उन्होंने कहा जी पासवान आप ले लें और पासवान के ग्रुप आप पूरा चलाएं, तो हमने उनको इसलिए दिया था, वो उनको बताया था कि पैसे जमा हो सकते हैं, और वो मेरे ख्याल में कोई प्रोग्राम वगैरह कर रहे थे, वो रेखा का एक शो किया था उन्होंने, वो बंद कराया था जमात इस्लामी ने उस जमाने में, तो वो उसकी वजह से उनको ऑल्टरनेट दिया था। यानी कि पीटीआई में आने की आपकी वजूहात ये सारे एक्सपीरियंस हुए कि बहुत सी पार्टियों लीडरशिप नहीं थी, असल में आपको सब लगा कि ये वो चीज नहीं है जिस जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ, जो पब्लिक
तक जानी चाहिए। प्रॉब्लम ये थी कि जितनी भी जो पार्टीज थी ना, जो उसमें एक वैक्यूम था, कोई ऐसी लीडरशिप नहीं थी जिसको हम ये कह सकें कि वो पाकिस्तान के लिए आगे कुछ कर सकें। खान साहब में एक लीडर वाली बात है। खान साहब के अंदर एक चीज नजर आई, और कि वो एक लीडर के तौर पे पर्सनालिटी उनकी थी, एक पॉपुलरिटी उनकी थी, फिर एक इंटरनेशनल फेम आदमी था। और पाकिस्तान, दूसरी बात ये है कि खान साहब के साथ मैं पर्सन रहा हूँ, तो खान साहब एक ईमानदार और निडर आदमी, तो ये मैंने जो है मुझे इंस्पायर भी किया इस बात के लिए। मेरी भी यंग एज थी, तो मैं खान साहब के साथ मुस्तकिल रहा हूँ। फिर मैं तहरीक इंसाफ जब बनी तो शौकत खानम में चलाता था, शौकत खानम का वॉलंटियर नेटवर्क में यहाँ पे कर रहा था, मैं उसका कोऑर्डिनेटर था। उसके बाद जब हमने देखा कि हर्डल्स बहुत ज्यादा हैं, तो हुकूमत में जाए मगर काम नहीं है, तो फिर तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी। तो तहरीक इंसाफ पीटीआई के फाउंडर मेंबर्स में से आप? हाँ, वेरी बिगिनिंग, फर्स्ट डे से तहरीक इंसाफ को बनाने वाला, कराची में भी और सिंध के अंदर भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी टीम और हम लोग। अपने ऐसा नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ पे दूसरे लोग बाहर से आके हावी हो गए, और जो उस टाइम के जो फाउंडर्स थे जिन्होंने तहरीक इंसाफ को बनाया, और आज वो आपका जो बनाया हुआ बेस था, आज उसको कुछ दूसरे लोग उसको अवेल कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपको बताया कि हम विजन के तहत आए थे, ठीक है। हमारा पर्सनल कोई एजेंडा नहीं था, हम आवाम के लिए काम करने के लिए आए थे। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आगे बाएं दाएं खड़ा हुआ है, कौन इस वक्त कर रहा है, लेकिन ये उन लोगों की शिकस्त है जो इस वक्त हो रही है कि जो लोग पर्सनल कैपेसिटी में किसी बात को अपने लिए करने के लिए कुछ आए थे, तो उनसे अब डिलीवर नहीं हो रहा। और हमें जो शिकस्त हो रही है, शिकस्त क्या मतलब जिससे लोग थोड़ा सा नाला भी है, हम पॉलिटिकल मैनेजमेंट में फेल हो रहे हैं। देखिए, दो चीजें हमेशा हैं। मैं खान साहब के साथ भी हमारा मुस्तकिल देखे रहा, तो मैं उनको कहता था कि ये जो लैपटॉप है, इसकी फिगर्स कुछ और होती हैं, आप इसको मैनेज कर सकते हैं कि उसमें, लेकिन ये पब्लिकली जब जाएंगे तो ये नहीं हो सकेगा। तो पब्लिक के इश्यूज अलग हैं, पब्लिक के मामला अलग हैं। दूसरी बात ये है कि आप वो टीम अगर आके आपको ये कहे ना कि मैं लंदन में ऐसा होता है, तो अमेरिका में ऐसा होता है, और मैं यहाँ पे फ्रांस बना दूंगा, तो ये बिल्कुल एक नारा हो सकता है, बन नहीं सकता। सही है। क्योंकि देखिए, साइकी डिफरेंट है, वहाँ की साइकी डिफरेंट है, हमारी साइकी डिफरेंट है, एटमॉस्फेयर बड़ा डिफरेंट है। हम तो अब जो इस वक्त आज की तारीख में और उससे पहले वाली हिस्ट्री, अब जो हमने जब शुरू किया था, बहुत चेंजिंग्स आ गई हैं माशरे के अंदर। सही। पहले हम कहते थे कि करप्शन का एक लेवल है कि ऊपर वाले करते हैं, फिर वो मिडिल क्लास तक आया, फिर लोअर मिडिल क्लास, फिर उसके बाद नीचे तक आ गया। अब वो लेवल इस हद तक है क्योंकि आपने क्या किया कि सबसे बड़ा काम ये किया आपने कि रिसोर्सेज महदूद कर दिए। देखिए, मैं यही चाय यहाँ पे 27-28 रुपए की मखानी चाय मिलती होगी शायद यहाँ पे होटल के ऊपर, 100 रुपए की, सर 30 रुपए की, 30 रुपए की आम ढाबे पे मिलती है। अगर थोड़ा सा और ऊपर चला जाए तो 100 रुपए की मिलती है। अच्छा, 30 रुपए की जो चाय मिलती है, 40 रुपए की, मेरे कैमरामैन कह रहे हैं 40 रुपए की। अच्छा, 30 रुपए या 40 रुपए की चाय मिलती है। तो यही चाय जो है दुबई में जो है अगर 2 दरम की मिलती है, 100 रुपए की मिलती है। सही। लेकिन वहां पे मैं बड़ी आसानी से भी लेता हूँ, पीता भी हूँ, सिर्फ 2 दरम की बस। देखिए, आप देखें ना, मैं खाना भी वहां पे खाता हूँ और वहां में रोता भी नहीं हूँ कि यार बड़ी महंगाई हो रही है, क्योंकि मेरे पास वहां पे जराए हैं काम करने के। वो कंट्री मुझे मेरी जो है मुझे पे करती है, वहां में जो काम करता हूँ मुझे मिलता है। तो अगर आज पाकिस्तान में अगर 100 रुपए का अगर मैंने चाय कर दूं और वो 2,000 रुपए कमा रहा हो तो उसको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन जब रिसोर्सेज ही कम है तो वो प्रॉब्लम तो आएगी आपस में, जो बिल्कुल आएगी। आपको जब जो महंगाई करनी है, आप महंगाई उस वक्त करें जब आप रोजगार दे दें। बिल्कुल, आप रोजगार देंगे, माशरे के अंदर सिस्टम चल रहा होगा तो सब लोग फॉलो करेंगे। अदरवाइज कुछ नहीं है। नबी का हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, अगर मैं आगे पीछे को गलत की अगर जाऊं तो उसके लिए माजरत है, लेकिन मैंने ये पढ़ा कि जब उन्होंने किसी जगह चोरी के इल्जाम में किसी को पकड़ा और उससे जब पूछा गया कि तुम किस लिए जो है ये बात कर रहे हो और किसने तुमने चोरी की, तो उसने कहा मैं भूखा था। तो वहां पे भी साकित किया गया चीजों को, जो मैंने पढ़ा माजरत चाहता हूँ। तो जब जो चीज की बेसिक आप जब तक पूरी नहीं करेंगे तो आप कैसे तवक्का कर सकते हैं कि माशरा सीधा होगा? जब तक रोजगार प्रोवाइड नहीं करेंगे लोगों को। का मामला है शहर में, सारा शहर जो है प्रॉब्लम में आता है। के इलेक्ट्रिक के साथ प्रॉब्लम रहती है, कहते जी चोरी करते हैं। चोरी क्या मतलब कि आपने रेट इतना ऊपर कर दिया तो चोरी तो लाजमी होगी, बेचारा करेगा। आपके घर में 2 पंखे चल रहे हैं, आपके घर का बिजली का बिल 2,500 रुपया आ रहा है। 2,500 तो उसकी बेचारे की 10,000 तनख्वाह है, 6 उसके बच्चे हैं, वो क्या करेगा, वो कैसे करेगा? तो इस मसलों को सर, मसले आपको भी पता है कि अवाम के साथ है, मसले हमें भी पता है हमारे साथ है, मसले सारी हमारी रियासत, हम कहाँ खड़े हैं, हमें कौन सपोर्ट करेगा? यानी अगर हमारे वोट जो हम देते हैं वो हमें उसका हक कब मिलेगा? देखिए, मैं एक बात तो क्योंकि मैं इलेक्शन लड़ता रहा हूँ और मुस्तकिल ही लड़ता हूँ,
इलेक्शन, और कोई इलेक्शन मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं इलेक्शन को नुमाइंदगी समझता हूँ। मैं इसलिए नहीं लड़ता कि जीतना। आपकी इस बात को मैं कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपकी बात को मैं तोड़ूं नहीं, क्योंकि एक छोटे से वक्फे का टाइम, ब्रेक का टाइम है, हम जाते हैं, जल्दी से आते हैं, आपने कहीं जाना नहीं है, क्योंकि बहुत जरूरी बातें हो रही। जी, हम वापस आ चुके हैं और हम बहुत जरूरी बात कर रहे थे। सर कंटिन्यू प्लीज। मैं कह रहा था कि आपने कहा मैं इलेक्शन लड़ता हूँ और मुस्तकिल, मैं इसलिए लड़ता हूँ कि नुमाइंदगी के तौर पे मैं सामने खड़ा हूँ, किसी को ये ना हो कि मैं खड़ा नहीं था, तो मैं इसलिए खड़ा होता हूँ। हारना जीतना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन जो सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स है, उस इलेक्शन सिस्टम के अंदर भी प्रॉब्लम्स है। इलेक्शन जो है, जब इलेक्शन होता है उस वक्त की सोसाइटी की बिल्कुल डिफरेंट चीजें होने लगती हैं, मामला दूसरे होते हैं, अवामी राय का बाज़ जगहों पे एहतराम नहीं होता, तो वो चीजें जो है कंटिन्यूएशन में चल रही होती हैं। लेकिन असल मसला ये है, वो आप लोगों का है, हमारा मसला नहीं है। हम तो खड़े होते हैं, मतलब मसाइल आपके सारे हमारे हैं, लेकिन जो सिस्टम है, जब आप वोट दे देते हैं तो आप ये समझते हैं कि हमने वोट दिया है तो उसके बाद उसकी जिम्मेदारी हो गई। लेकिन आप ये भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप सारे लोग जो है बड़े बाशऊर हैं, पाकिस्तान के सारे लोग बड़े बाशऊर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो काफी सियासी हैं, तो उनको फैसला जब करेंगे तो उनको फैसला करते वक्त ये सोचना चाहिए कि हमने जो वोट दिया था, और उसके बाद जैसे इमरान खान साहब अगर वजीर आजम है तो उनकी भी तो कुछ मजबूरियां जो नजर आ रही हैं। अगर वो एक आदमी दुरुस्त करने की तरफ निकला हुआ है, उसको कितनी हर्डल्स आ रही हैं, आप उन्हीं लोगों के साथ जाके खड़े हो जाते हैं, उन्हीं लोगों के साथ नारे लगाने शुरू कर देते हैं, फिर वही फोकस हो रहा होता है, वही चीजें दुनिया में यहाँ पे दिखा रहे होते हैं। तो सिस्टम तब्दील करने वाले जो लोग हैं वो मायूसी की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि उनकी भी एक स्ट्रगल होती है, उनका भी एक टेम्परामेंट होता है। अब मैं कहूँ कि मैं 24-26 साल से इस बात के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ कि माशरा तब्दील करूंगा, तो एक वक्त आएगा कि मुझे जो है आप लोगों की सबकी सपोर्ट चाहिए। आज क्या इलेक्ट्रिक अगर करती है, क्या इलेक्ट्रिक कहती है कि जी इस इलाके के अंदर जो है चोरी ज्यादा होती है, तो इसलिए मैं तो बिल भी इसमें ज्यादा लूंगा या लोड शेयरिंग भी ज्यादा करूंगा, तो ये हमारे पूरे माशरे का फेलियर आता है। हमें सोचना पड़ेगा कि ये एक बेसिक जरूरत है हमारी, और उसमें से कुछ ताकतवर लोग जो है कुछ चोरी करते हैं और सबके ऊपर जो वो आ जाता है। तो हमें जो है थोड़ा जब हम सिस्टम बनाने की तरफ जाते हैं ना, तो हमें एक माशरती सिस्टम डेवलप करना पड़ता है। लेकिन वो सूरत में मुमकिन है कि जब पावर खान साहब का विजन है या मेरा विजन है या किसी और का विजन है, जब वो पावर में आता है तो उसके पास इस बात की तो अक्सरियत होनी चाहिए कि वो सिस्टम को तब्दील कर सके और उस सिस्टम को अवामी बना सके। लेकिन यहाँ पे क्या है कि क्योंकि जब आप जाएंगे कोई कानून साजी करने के लिए तो आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। एक 18वीं तरमीम यहाँ पे बनाई गई है, उसके जरिए डेवल्यूशन ऑफ पावर हम उसको सपोर्ट करते थे, लेकिन वो डेवल्यूशन ऑफ पावर एक जगह पे आके रुक गया, वो सूबे पे आके रुक गया। उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाना चाहिए था, यूसी लेवल तक जाना चाहिए था, उस कानून के अंदर है मौजूद, लेकिन एक पार्टी ने उसको रोका। और आपको पता है कि केपीके के अंदर जो है आज वहाँ पे हेल्थ कार्ड सबको मिल चुके हैं, और उनकी नेबरहुड जो है वो बनी हुई है, सारी तंजीमें बनी हुई है नेबरहुड के नाम से, जो बिल्कुल बेसिक गली के लेवल के ऊपर जो बनी हुई तंजीमें वो मॉनिटर करती हैं चीजों को। तो वहाँ तब्दीली अभी भी मैं कहता हूँ मतलब तब्दीली है, वहाँ दूसरे मुल्कों के मुकाबले में बेहतर तब्दीली है, लेकिन पूरे तरीके से जाने के लिए इमरान खान साहब को पावर चाहिए। मगर ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब जो विजन लेकर आए, जो पिछले 20 साल से अपनी पॉलिटिकल पार्टी में काम कर रहे थे, और लोग मतलब कहते थे, मैंने तो बहुत सारी बातें सुनी है कि उन्होंने कहा कि मेरा जो वोट बैंक है वो रेडी हो रहा है, और वो साबित हुआ 2000, ठीक है, मगर जो बातें उन्होंने की वो डिलीवर नहीं कर पाए। ऐसा तो नहीं है कि टीम जो बनाई उन्होंने वो टीम ही उनकी फेलियर निकली, उनका अपना विजन है मगर टीम सही उन्होंने की वजह से काम नहीं कर पा रहे। देखिए मैंने आपको कहा ना कि पॉलिटिकल ग्राउंड के ऊपर फेलियर आ रहा है, सही मैनेजमेंटल पॉइंट के ऊपर जो है वो कामयाब है, क्योंकि देखिए आपका मुल्क जो है डिफॉल्टर की तरफ जा रहा था, वो आप सस्टेन कर गए, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, इकोनॉमी आपकी तरफ जो है महंगाई जरूर हो रही है, क्योंकि जाहिर बात है कि जब नवाज शरीफ एंड कंपनी और ये जो पिछली हुकूमतें थी इनके दरमियान में वर्ल्ड बैंक की तरफ से और IMF की तरफ से बहुत ज्यादा रियायतें थी, सूद नहीं दिया जा रहा था, किस्तों के रीपेमेंट के लिए शेड्यूल मिला हुआ था, टाइम मिला हुआ था। जब इमरान खान साहब ने जब हुकूमत संभाली तो उसके बाद से वो कर्जा भी वापस करना पड़ रहा है और सूद भी देना पड़ रहा है। सर आप ही के एक वजीर जो है वो बोलते थे कि इमरान खान साहब आ जाएंगे तो यहाँ से इतना पैसा, वहां से इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा आएगा कि हम सब एक्सेप्ट कर रहे थे कि उनके प्राइम मिनिस्टर बनते ही सारे उतर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा सिलसिला। और जैसे वो एक हम चराग को रगड़ेंगे और ऐसा एक जिन निकलेगा जो आके महंगाई खत्म कर देगा, तो वो सिस्टम बना देगा। देखिए ये मुमकिन था और आज भी मुमकिन है, लेकिन पावर के साथ। आज जो है आप
हम केसेस के लिए जाते हैं, चीजें करते हैं, इंटरनेशनली जो है आप जाएं तो कोई वहाँ पे हमारे कानून साजी इस तरह की नहीं हुई। आपको पता है ना, यूसुफ रजा गिलानी जो है लास्ट टाइम जब उनको फारिग किया था तो वो किस बुनियाद पे फारिग किया था? उनको एक लेटर लिखना था, और जो सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही थी उनसे कि आप ये लेटर लिखें, क्योंकि वहाँ पे उनसे जो पैसे वहाँ पे पड़े हुए थे उनको वापस लाना था। उन्होंने कहा मैं किसी सूरत में वो लेटर नहीं लिखूंगा, और उन्होंने अपनी वजारत उज़्मा से चले गए, लेकिन वो लेटर नहीं लिखा उन्होंने। तो जिन्होंने निकाला उन्होंने फिर जिताया इनको। मकसद ये है कि मेरा मकसद ये कि आप ये समझें कि जब एक चीज को करने के लिए आप जा रहे हैं, इमरान खान साहब के पास अभी हमारे पास एक जो सिंपल मेजोरिटी है, 2/3 मेजोरिटी के साथ नहीं है, अलायंस के साथ हम करते हैं, हमारे जो अलायंस है उनका भी एक विजन है करने का, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग अब तक डिलीवर नहीं कर पाए। कराची खासतौर पे जो है फोकस रहा है, और कराची 35-40 साल से वो एक ही पार्टी के अंदर में रहा, सारी चीजों में नहीं उसी में रहा और सारी चीजें करते रहे। लेकिन आज मुझे हैरानगी थी कि हम जो है इतने बड़ा सिस्टम चलाएं और चीजें करें। मैं 9-0 गया जी, तो वहां पे एक रैली थी, मैं लास्ट 6 नंबर पे गया, तो मैं वहां जाके कह रहा था कि यार कम से कम एक चीज तो तय कर लेते कि यार ये 9-0 का अतराफ का इलाका जो है ये हम डेवलप कर देंगे। तो हम कहते हैं यार सक्सेस मॉडल ये इन्होंने बना दिया एक यूसी को, एक यूसी तक नहीं बना सके आज तक, कहीं कोई सिस्टम ही नहीं बना सके। इतनी पावर थी और इतनी चीजें थी, लेकिन जब विजन आपका डिफरेंट हो जाए, आप मुख्तलिफ चीजों पे चले जाए, तो आपको प्रॉब्लम आती है। आज ये शहर सुधर सकता है, ये शहर की एक एक चीज दुरुस्त हो सकती है, मामला चल सकते हैं, लेकिन जब आप काम, देखिए सबसे बड़ी बात यह कि मैं एक इदारा चलाता हूँ, ठीक, अगर मेरे इदारे के एम्प्लॉइज मेरे काम नहीं करेंगे तो मैं जाहिर बात है कि उन एम्प्लॉइज को जो रखूंगा तो नहीं, मैं उनके साथ रखूंगा तो उनको जो है पनिशमेंट के साथ रखूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप जो समझ रहे हैं कि साहब जो है बल्दियात जो है मेयर के नीचे और फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के नीचे कितने लोग एम्प्लॉइज हैं। आप ये देखें कि हम माली को दरख्त छाटने के लिए फंड की जरूरत पड़ेगी, उसको तो काम है ना यार, काम वो, लेकिन वो काम नहीं करता। आपको चाहे देखें ना, क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट इदारा है या हमारे यहाँ इस तरह के जो भी इदारे हैं वो आते हैं, अब उनकी तनख्वाह मिल जाती है, वो हफ्ता हफ्ता आते नहीं है, उनकी टेबलों पे उनके कमरों में जाएं या उनके ऑफिस में जाएं, वो वहाँ मौजूद नहीं होते। सर कोई पूछने वाला नहीं है, असल मसला ये है, असल पूछने वाला नहीं। आप जो है ना, अगर आपके साथ मैं कहता हूँ ना कि सिस्टम का एक फेलियर ये है कि लास्ट सीट पे बैठा हुआ बंदा जब काम नहीं करना चाहेगा तो कोई इससे काम नहीं करा सकता। तो सर ऐसे लोगों को फारिग करके घर नहीं भेज दिया जाना चाहिए जिनको तनख्वाह लेने का? अभी जितना कराची ने जिस तरह एक बड़ी जमात का कराची पे होल्ड, फिर एकदम से क्या कहते हैं पूरी कराची की आवाम जो है ना पीटीआई को जिस तरह वो लेकर आई, वोट आपने भी नहीं सोचा होगा कि कराची की आवाम इस तरह वोट दे के आपको लेकर आएगी, इतने मेजोरिटी के अंदर आप आ जाएंगे। मगर आप जिस तरह हमने देखा है, आप जिस तरह आवाम के बीच में रहते हैं, जबकि आप अभी अवामी नुमाइंदे नहीं है, आप असेंबली के मेंबर भी नहीं है, ठीक है, मगर जिस तरह तो बाकी आपके कैंडिडेट्स तो नहीं रहते। अगर देखा जाए तो आप उठा लें अपने कैंडिडेट्स के बारे में। आप ये कह रहे हैं ना कि आपको मुझे पता नहीं था और ये अचानक हुआ, मुझे सब पता था। मैं आपके इस चैनल के प्रोग्राम में बैठ के उसके रिकॉर्डिंग निकाले, मैं इस वाहिद आदमी था जिसने कहा हम 13 सीटें ले रहे हैं। इलेक्शन से पहले कहा था आपके यहाँ, और उसने मुझे कहा भी था आपके जो एंकर थे, उन्होंने कहा कि आपको किसने बताया? मैंने कहा मुझे आवाम ने बताया। मैं बताऊं क्या कह रहा था? देखिए हमारी नजर होती है, नजर है हमारी, हम पल्स पे काम करते हैं। हम केपी के अंदर, केपी में हम डिलीवर कर रहे थे। लास्ट इलेक्शन 2013 का जो है हम उर्दू स्पीकिंग एरिया से जीते थे। मैं गुलशन से बड़ा मार्जिन था मेरा, लेकिन वो मैं हार गया। और दूसरी बात मैं भी आपको बताऊंगा कि मैं इसकी मिसाल क्यों देता हूं कि हम जीते थे। 2013 के अंदर जिन सीटों को मैंने लिखे थे एज अ प्रेसिडेंट कराची था मैं, और मुझसे मरकज ने रिपोर्ट मांगी थी, तो मैंने लिख के दिया था उनको कि हम 10 सीटों पे फाइट करेंगे, वो A1 सीटें थी। अब वो लोग पूछते थे और मेरा उसको मजाक भी बना कि जब उनको जब लिस्ट पहुंची तो मैंने सारे उर्दू स्पीकिंग जो है A1 कैटेगरी में डाले हुए थे, तो उन्होंने कहा ये कौन सी बात कर रहा है। लेकिन वही 10 सीटों के ऊपर जाके फाइट हुई, 2013 के इलेक्शन का रिजल्ट निकाले, और बाकी अतराफ में जहाँ पठान और हमारे मर्ती टाइप के लोग थे वहां पे हम बहुत कम वोटों में थे, 10,000 और 3,000 4,000। लेकिन हम 9-0 से भी 33,000 वोटों पे नजर आए, और 68,000 वोट मैंने गुलशन से लिए। मैं यहाँ से जो है शाह फैसल से जो है जो हमारा कैंडिडेट था उसने 73,000 वोट लिए। इस तरह के वोट जो है ना वो आप देखेंगे, नाथाबाद से जो कैंडिडेट था उसने काफी बड़े वोट लिए। तो ये हमने हर जगह से, और जो आयशा मस्जिद से नॉर्थ कराची से था उसने भी कोई 50,000 के लगभग वोट लिए। तो मुझे पहले 2013 के, क्योंकि मैं कराची का प्रेसिडेंट था, मुझे अंदाजा था कि ये सब कुछ होने वाला है। 2013 के अंदर भी यही था, लेकिन 2018 में 2013 के मुकाबले में ये हुआ कि केपी का जो इलेक्शन था और केपी के अंदर जो गवर्नमेंट थी उसने डिलीवर किया। तो हमारी जो एक पख्तून तबका है वो हमारे सपोर्ट पे था, हमें मालूम था कि उनके वोट भी इस दफा में मिलेंगे, तो इसलिए हमने 13 सीटें की थी और अल्हम्दुलिल्लाह जीते हम यहाँ पर। तो वो मुझे तो ये पता है कि मेरा तो मालूम वो भी थी, लेकिन डिलीवर करने की जो बात है कि अवामी नुमाइंदे, देखिए अवामी नुमाइंदे के साथ एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। बिल्कुल
आज आप इमरान खान साहब के साथ पूरी कौम जो है ना बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ खड़ी हुई है कि आप जैसे आप लोग बात करते हैं कि हमने सोचा था कि यूं रातों रात तब्दीली आ जाएगी और बाकी सबने ये सोचा था। लेकिन आप ये तो सोचें कि हम 1997 में 96 में हमने पार्टी बनाई और हमने 22 साल की जदोजहद के बाद आज इमरान खान साहब इक़्तिदार में, और कितनी बड़ी माफिया इस अरसे में डेवलप हो चुकी होगी और कितनी बड़ी माफिया पहले थी। आप ये बताएं कि पूरे सिस्टम के अंदर जो लोग एंगेज हैं क्या वो आपके साथ हैं? आप सिर्फ एक बात की आपने पूरी सीढ़ी सारी मीडिया ने निशानदेही की है। इसी इलेक्शन के अंदर जब इमरान खान साहब वोट डालने आए तो इलेक्शन कमिश्नर जो रिटर्निंग अफसर जो वहां पे थे उनका एटीट्यूड क्या था? खान साहब के लिए एज अ प्राइम मिनिस्टर वो आए थे, वो यूं इतना कितना वो उठे और कितने बैठ गए, और जब दूसरे लोग आए उनके लिए वो पूरे खड़े होकर और किस तरीके से उन्होंने सलूट मारा था। तो ये सिस्टम का फेलियर है, क्योंकि आपने जो चीज बनाई हुई है इसके अंदर जो सिस्टम में डाले हुए लोग हैं वो बहुत सारे लोग किसी लोगों के एहसानमंद है, उनकी एहसानमंदी का उनका इजहार करना पड़ जाता है, मामूली मजबूरी है उनकी। तो ये सिस्टम के अंदर जो है जब तक आप जाके ये रिशफल चीजें नहीं करेंगे, सिस्टम को मामला को तब्दील नहीं करेंगे उन चीजों को, क्योंकि वो लोग अभी जो है अगर कोई क्लर्क भर्ती हुआ था वो भी तरक्की करके कहाँ पहुंच गया है, कोई किसी डायरेक्टरशिप में किसी जगह, कोई किसी जगह पहुंच गया है, लेकिन उनकी हमदर्दियां ज्यादातर जो है वो दूसरी तरफ है। सर देखा जाए सारी चीजें आपकी अपनी जगह बजा हैं, लेकिन गरीब और गरीब होता जा रहा है। जैसे मैंने आपसे ब्रेक में भी कहा था कि सर अगर खान साहब के साथ बिल्कुल सबकी उम्मीदें थी और आज भी हैं, अगर हम बात करते हैं आम लोगों से जब हम उनकी राय पूछते हैं तो उनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। सर एक पढ़ा लिखा इंसान तो फिर भी बैठ के प्रोग्राम देखता है, चीजों को देखता है इंटरनेशनली और नेशनली हर चीज को, लेकिन वो इंसान जो मजदूर है, किसान है, जिसने सारा दिन अपना काम करना और रात को जाके थक हार के सो जाना है, उसको 3 वक्त का खाना चाहिए, उसके लिए अगर हम बात करें तो महंगाई हर दौर में हुई है, लेकिन अगर अभी देखा जाए तो महंगाई कुछ ज्यादा है। इसका क्या रीजन? देखिए रीजन मैं आपको बताऊं कि अयूब खान साहब के टाइम के अंदर जो चीजें थी, जो रेट थे वो याहिया खान के टाइम में नहीं थे, और याहिया खान के टाइम के बाद भुट्टो का टाइम जब आया तो भुट्टो साहब के टाइम में वो रेट नहीं थे, और भुट्टो साहब के बाद ज़िया-उल-हक का टाइम आया तो वो रेट नहीं थे, और ज़िया-उल-हक का टाइम जो है ये जो ज़िया-उल-हक साहब का टाइम था और उसके बाद मुशर्रफ साहब का जो टाइम था, ये तो वो गोल्डन टाइम है ना आपके पास, जिसके अंदर आप हालत जंग में थे और आपके पास डॉलर की भरमार थी और चीजें थी और उस वक्त हम अपने नेशन को खड़ा कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हमारे पास पैसों की बड़ी फरवानी थी, लेकिन उस वक्त भी हम अपनी उसमें अल्लाह तल्ले में लग गए, ना इंडस्ट्री बनाई, ना हमने जो है पावर्स को बनाया। अभी देखे ना बिजली वाले जो मैटर्स हैं, जो पावर कंपनियां बनी हुई हैं, उनके एग्रीमेंट निकाल के देखें उनके किस रेट के ऊपर एग्रीमेंट किए हैं, वो पिछली गवर्नमेंट ने किए थे। हम बार बार कहते हैं ना, लोग कहते हैं आप पिछली गवर्नमेंट का हवाला मत दिया करें, भाई एग्रीमेंट तो वही है ना, बिजली उनसे हमने खरीदनी इसी रेट के ऊपर है जो उनका एग्रीमेंट किया हुआ उन्होंने, जो पिछले कर गए। अच्छा, तो जो आप देखें नौकरी की जहां तक बात है, तो ये एग्रीमेंट कब तक खत्म हो जाएगा? ये तो खत्म, अब आप देखें ना, एक रिकॉर्ड छेड़ा आपने, वो इंटरनेशनल लॉकआउट ऑफ लॉ में चला गया। इन लोगों ने जो मुआहदे किए हैं, उस मुआहदे के जरिए तो आप पूरी कौम का, हम तो यही तो नारा लगाते हुए आए थे। हम लोग क्या करते थे, हम यही तो कह रहे थे कि ये सब कुछ जो कर रहे हैं इनको रोकना पड़ेगा, वरना मजबूरी है कि अब इसको रोकने का हम जो है चीजों की तरफ जा रहे हैं। हम जुर्माने तक पे करने को तैयार हो गए हैं, खत्म करने को तैयार हो रहे हैं, आपके सामने ही है। अभी वो टर्किश उन्होंने लाके वो जहाज शिप का एक मसला था जिसको हमने रिजोल्व किया, चलो उन्होंने टर्की गवर्नमेंट ने हमारे साथ वो किया तो हमारे जुर्माने से बचे। लेकिन रेकोडेक आपको पता है ना, रेकोडेक गोल्ड की कहां है आपकी, उसके साथ जो है आपने मुआहदा किया, आप निकाल के देखें किसने किया था वो मुआहदा। तो इस तरह की चीजें जो है ब्लेंडर्स हुए में, खान साहब के पास, खान साहब की सूरत में आपके पास एक ऐसा लीडर मैसर है जो कम से कम ईमानदार भी है, निडर भी है, लेकिन उसको पूरी पावर चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि मामलात को जो है और सिलसिला सारा अच्छा हो जाए और सारी चीजों पर आए, तो उनको आपको ये मत समझिए कि मैं ये कह रहा हूँ मैं तहरीक इंसाफ का हूँ, जिस वजह से अगर मैं नहीं भी हूँ तो मैं ये समझूंगा कि यहाँ पे एक ऐसी लीडरशिप की जरूरत है जो लोगों के मेयार जिंदगी को बेहतर करे और अपने लिए कमाने के लिए काम ना करे, आपके लोगों को बेहतर करने के लिए काम करे, तो कामयाबी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्योंकि वजह यह है कि आप लोग जो कहते हैं ना महंगाई हो रही है और ये चीजें हो रही है, लेकिन जब आप अकाउंटेबिलिटी पे नहीं जाते, आपको कोई 2 नंबर घी बेच रहा है तो आप उससे पूछते नहीं है, आप 2 नंबर कोई खाना बेच रहा है तो आप उसको पूछते नहीं है, आप जो है अच्छा फिर महंगाई का रोनर होते हैं ना बहुत सारी चीजों पे। तो कुछ चीजें तो सिस्टम जो है, जो सिस्टम के तहत सप्लाई एंड डिमांड का जो सिस्टम है, आपको पता है टमाटर एक जमाने में जो है वो 200 रुपए का भी नहीं मिल रहा होता और एक जमाने में 2 रुपए का भी मिल रहा होता है, बड़ा गर्व होता है। तो इन चीजों का, लेकिन हम जो है हमारे सिस्टम बिल्कुल सेट नहीं हो पा रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री की रिवाइवल हो, लोगों को रोजगार के मौके मैसर हो, यंग जनरेशन के लिए हम जो हमारी जो भी खान साहब की भी और हमारी सबकी प्लानिंग जो चल रही है, जिस जगह हमें हर्डर्स नहीं है उन जगहों पे हम प्लान कर रहे हैं और उनके जरिए जो है हम चाहते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेस डेवलप हो जाएं, हम जो है कुछ इस तरह की यंग जनरेशन से काम लें, इंडस्ट्री हमारी डेवलप हो जाए। एक इंडस्ट्री के अंदर जो है जब जाते हैं तो ये कहते हैं ना 50 लाख नौकरियां,
तो 50 लाख नौकरियां जो है, तो क्या कहा था, सरकारी नौकरियां देंगे 50 लाख। जो हमने अपनी जो फैक्ट्रीज हैं, बिजनेस जनरेट हो फैक्ट्रीज को हमने फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज लगेंगी, इंडस्ट्री अगर बनती है, कंस्ट्रक्शन के जो चल रहा है, जी। कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसके अंदर नौकरियां जनरेट हो रही हैं, जी। लोगों को जो है रोजगार के मौके मिलते जा रहे हैं, वो मिलते चले जाएंगे और इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जाने वाला मामला है। लेकिन क्योंकि हज़्ब इख्तिलाफ को और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को ये दुख है कि अगर, और दूसरी बात ये कि खान साहब कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ एक जो है उन लोगों से ये कहते हैं कि यार जो पैसे पाकिस्तान गवर्नमेंट के गए हैं, ये कहते हैं साबित करो। तो साबित करने के लिए तो अदालतें हैं, और अदालतें साबित करेंगी, अदालतों का एक सिस्टम है, तो उस सिस्टम को चेंज करने के लिए अक्सरियत चाहिए। अक्सरियत हमारे पास है नहीं। तो ये चीज हम जो है, जब तक आप जो आवाम उसको ताकत को नहीं देंगे तो हम डिलीवर कैसे करेंगे। लेकिन उसको सिस्टम को हमने रोक दिया है। हमने ये आपकी जो आप लोगों ने वोट दिए, उसकी वजह से ये हुआ कि जो डॉलर बेताशा बाहर जा रहा था, अब आपके पास प्लस में आना शुरू हो गया। जो आप इंपोर्ट कर रहे थे, कि टूथपिक भी आप इंपोर्ट कर रहे थे, अब वो आपके साथ जो है बनना शुरू हो गई, गाड़ियां आपके बनना शुरू हो गई। इसी बात को मैं आपको ब्रेक के बाद आपसे, मेरे पास एक सवाल है इसी हवाले से, आईटी के हवाले से। तो आपने कहीं जाना नहीं है, क्योंकि मैं बड़ा जरूरी सवाल सर से करने वाली हूँ। तो अब जल्दी से जाते हैं, जल्दी से वापस आते हैं। जी, हम वापस आ चुके हैं जनाब, और उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको वाकई पसंद आ रहा होगा। मैं एक सवाल सर जो मैं आपसे करने वाली थी, मुझे इसका मुख्तसर साफ जवाब दे दें, क्योंकि फिर हम आपसे थोड़ा सा पर्सनल भी बातचीत करेंगे। आईटी के हवाले से हमारे एक प्रोग्राम में एक साहब भी आए थे, उन्होंने अपना ही एक काम स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तानी जो ब्रांड जो चीजें बनाई जाती हैं, उसको उस तरीके से वो इज्जत नहीं दी जाती, वो प्रमोट नहीं किया जा रहा। गवर्नमेंट की तरफ से उनको प्रॉब्लम, गवर्नमेंट की तरफ से भी अगर इसको प्रेशराइज किया जाए कि बाहर की चीजों को कम करके अपनी पाकिस्तानी चीजों को ज्यादा, जबकि पाकिस्तान के लॉ में है कि अगर एक जगह पे अगर किसी गवर्नमेंट इदारे में या प्राइवेट इदारे में क्या कहते हैं जो है, वो अगर बिडिंग हो रही है और उसमें क्या कहते हैं अगर पाकिस्तानी प्रोडक्ट अगर हायर बिड पे भी है तो आपको खरीदना पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, मगर क्या कहते हैं हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। इसके लिए आप क्या कहते हैं? मैं थोड़ा सा आपको जल्दी जवाब दे दूंगा। आपने कहा मुख्तसर जवाब देना है तो मुख्तसर जवाब दे देता हूँ कि हर बिजनेस का, मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, और आप लोग सारे यूजर हैं, आप ये मोबाइल यूज करते हैं, अगर आपको सर्विस कोई ना दे तो क्या आप उसको पसंद करते हैं? आपको आफ्टर सेल गारंटी चाहिए होती है, आपको सर्विस चाहिए होती है, और आप चाहते ये हैं कि ये चीज मेरी जरूर देर पा रहा है। अच्छा, पाकिस्तानी जो है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का मसला है और टेक्नोलॉजी का रिकॉग्नाइज होते हुए टाइम लगेगा। हमारे जो सॉफ्टवेयर या इंजीनियर जो भी चीज बना रहे हैं, और जो गाड़ियां बना रहे हैं, चीजें बना रहे हैं, तो जब हम उनको गाड़ियों को लाके खड़ी करते हैं, जो आप देख भी रही होंगी, आप खुद भी देखती होंगी, सारे आप देखते होंगे कि उसके अंदर आपको वो गाड़ी की जो फिनिशिंग, जो दूसरी गाड़ी की फिनिशिंग होती है, उसके मुकाबले में यहाँ की गाड़ी की फिनिशिंग, तो आप जो अभी थोड़ा सा टाइम तो आपको लगेगा चीजों में, लेकिन आप देखें इंपोर्ट बंद हो गई है, आपको लोकल बनाना पड़ेगा लाजमी। वो जो अब कह रहे थे ना कि कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि आपको इंपोर्ट की गाड़ी, आपको पता है आप गाड़ी लेने जाएं तो जो इम्पोर्टेड गाड़ी है वो अब 30 लाख रुपए से ऊपर चली गई है। जी बिल्कुल, जो 16 लाख की गाड़ी थी वो इस टाइम 26 लाख की मिल रही है। आप देखिए, अब लोकल गाड़ी जो आ रही है मार्केट के अंदर, उसकी जो है वो उसकी गुंजाइश बनती जा रही है मार्केट में, लेकिन अगर वो नहीं होती तो फिर क्या होता, प्रॉब्लम होती। तो ये वाली चीज पॉलिसी हुई ना, सिस्टम, इमरान खान साहब ने पॉलिसी बनाई कि डॉलर बाहर नहीं जाएगा, गाड़ी नहीं जाएगी। पहले तो आपको पता है एक शनाख्ती कार्ड पे 10-10 गाड़ियां, और सारा पैसा पाकिस्तान का गाड़ी को सूरत बाहर जा रहा था। तो अब रोका गया है, यहाँ पे चीजों को रोक रहे हैं। तो नौजवानों को तो बिल्कुल मैं आपसे क्लियर कट आपको मैं उनको मैसेज देता हूँ कि जो जिस जगह पे खुदा के लिए पढ़कर, समझकर और चीजों को लेकर चलो। और ये कंप्यूटर, ये जो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है ना, सिर्फ जो है चैटिंग के लिए और टिकटॉक बनाने के लिए या फेसबुक इस्तेमाल करने के लिए, ये नहीं है। ये जो है, इससे पाकिस्तान को फायदा पहुंचाओ, उसकी तरफ दिमाग डालो। और हुकूमत पाकिस्तान जो है आपकी सपोर्ट पर जरूर खड़ी होगी। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। सिस्टम बना रहे हैं, चीजें बना रहे हैं, जो ज़हीन बच्चे हैं, नहीं है ज़हीन भी बच्चे, ज़हीन है और ज़हीन नहीं भी है, उन सबको साथ लेके चलेंगे। आने वाला वक्त तो क्या कहते हैं, आपके जो है वो मीडिया की लड़ाई है, पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की लड़ाई है। उसके लिए तो पाकिस्तान को तैयार होना पड़ेगा, पाकिस्तानी नौजवानों को। देखिए, टेक्नोलॉजी की लड़ाई है बिल्कुल, और जिसने टेक्नोलॉजी जिसके पास है वो जीता है, और जिसने टेक्नोलॉजी जिसके पास नहीं है
वो हारा है। बिल्कुल। हमारे पास जो इतना टैलेंट है पूरी दुनिया के अंदर, मेरे ख्याल में हम टैलेंट हमारे स्केल के अंदर, रिसर्च सेंटर नहीं है सर, हाँ, असल में हम जो मार खाते हैं, दानिस्ता फैसिलिटेशन नहीं दी गई ना। आप दुनिया के अंदर जहानत का जो अगर सर्वे होता है ना, तो पाकिस्तानी में 6ठे नंबर पे है दुनिया की जहानत के अंदर। मतलब आप ये समझे कि इतनी बड़ी बड़ी सुपर पावर के होते हुए अगर पाकिस्तानी की जहानत 6 उस पर काउंट होती है तो हम ज़हीन लोग हैं। हमारे यहाँ तो ये खित्ता ही जो है ना वो ज़हीन लोगों का है। हम खूबसूरत लोग हैं। हमारे यहाँ सारे, हमारे यहाँ देखे पूरे दुनिया से हमारे यहाँ जायके बड़े अच्छे हैं। हमारे यहाँ की मछली खाने जाएंगे तो अलग है, हमारे यहाँ की जो फ्रूट खाने जाएंगे उनके जायके अलग है। पूरी दुनिया में आप लोग जाते होंगे, वहाँ चेक कर लें अगर मेरी बात को। वो है अल्लाह ने बड़ी नेमतें दी हैं। सही इससे बताइएगा कि आप अभी जैसे खान साहब ने जो है ना वो लंगर खाने और सराय खाने पूरे पाकिस्तान में खुल रहे, इससे क्या इससे जो तासुर आ रहा है वो ऐसा आ रहा है कि कौम को जो है वो फ्री का खाना खिलाओ, फ्री सला दो, टेंशन नहीं, कोई काम करने धंधे की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके अंदर बड़ा एक लतीफा है। मैं खान साहब के साथ मेरी एक बात, काफी पुरानी बात है, तो बात हो रही थी, मैं खान साहब से कहा मैंने कहा फूड बैंक बनाना है। ठीक। तो मेरी सोच अलग थोड़ी सी हो जाती है उस बारे में। मैं कहता हूँ यार लंगर खाने जो है ना, वो लंगर खाने जो बनाते हैं हम, तो वो लंगर खाने तो बिल्कुल मैंने उनको बताया भी और आप लोगों को भी बता दूं कि हमारे यहाँ का थोड़ा सा एक मिजाज बड़ा फर्क है। मेरे मोहल्ले में एक पंजाब से एक साहब शिफ्ट हुए, तो उन्होंने कहा कि वो सबको दावत दी कि मेरे घर में खैरात है। क्या आपसे सवाल किया? खैरात। दूसरे दिन जब मैं गुजरा तो उनके घर पे कोई खाना खाने ही नहीं आया हुआ था। वो खड़े हुए बाहर बड़े गुस्से में खड़े हुए थे। मैंने कहा चौधरी साहब खैरियत है? कहने कोई कैसा मोहल्ला है, कोई नहीं आया मेरे यहाँ। मैंने कहा आपने कहा क्या था? आपने दावत दी थी तो आपने कुछ कहा था? कहने हाँ। मैंने कहा मेरे घर में खैरात है। मैंने कहा यहाँ कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो सब कुरान खानी कहते तो आपके घर में सारे आते हैं, ये तो खैरात खाने जाएंगे ही नहीं। कभी नहीं। तो इतनी ज्यादा ईगो है हमारे यहाँ लोगों के अंदर, वो लंगर खाने पे जाके खाने का सवाल ही समझ नहीं आता उसको कि लंगर खाने जाके खाना खाएगा। तो मैं ये सोच रहा था, क्योंकि मैं जब कुर्बानी करता हूँ ना तो मैं अपने भाइयों को बोलता हूँ, कहते हैं यार गोश्त भर के फलां जगह ले जाओ, मैं कहता हूँ वहां जाके कुर्बानी कर दो। लेकिन ये जो आपका मोहल्ला है, जिस इलाके में आप रहते हो, इसके फ्लैटों में जाके देखो कितनी कुर्बानियां हुई हैं। तो फिर जो है फिर जाके तुम बाहर जाके देखना, पहले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले करीब के लोगों को देखो। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, उसकी सोच का फर्क है। इमरान खान साहब शॉर्ट उसके तौर जा रहे हैं कि लंगर खाने इसलिए बना रहे हैं कि जो अभी जो चीजें रिवाइवल में है, तो गरीब बेचारा भूखा सो जाता है, 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, तो वो खाना तो खाने फॉर द टाइमिंग तो उसकी लाइफ के अंदर चेंज आ जाए कि उसको खाना मिल जाए, लेकिन साथ साथ जो है डेवलपमेंट भी जारी रहे और उसको पीछे जाए। और मैं सब आप लोगों को सबको बताया, आप लोग सबको आपके जरिए, इस प्रोग्राम के जरिए मैसेज देना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सफेद पोश के साथ है। बिल्कुल। और उसको ढूंढे, उसके घर की हेल्प करें। उसके घर में मैंने देखा है कि सारी चीजें होती हैं, पूरा सजा हुआ घर होता है, मगर हम इस पे काम करें। मैं हमारी खुद भी एनजीओ है और हम उस पे काम कर रहे हैं। लोगों को आपसे सही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि एनजीओ का जो कॉन्सेप्ट है, मैं पर्सनली कह रहा हूँ आपसे, एनजीओ का जो कॉन्सेप्ट है ना कि वो एनजीओ के हवाले से भी कोई क्या कहते हैं पॉलिसी बनाए ना। यहाँ तो अनरजिस्टर्ड एनजीओ इतनी बन गई हैं, इतनी कोई पूछने वाला नहीं है, उसके लिए भी कोई पॉलिसी बननी चाहिए। धंधा खत्म करेंगे तो फिर धंधा खत्म होगा। धंधा खत्म जब होगा, जब कानून आपका जरा मजबूत होगा, आप लोगों को पकड़ दकड़ अच्छी होगी। असल में हमारे यहाँ एनजीओ या किसी भी तरीके से बात की जाए तो जी एजुकेशन और खाने पे और लंगर पे और इन चीजों पे ज्यादा काम किया जाता है, और वो पता नहीं पैसे आते तो करोड़ों रुपए हैं, लेकिन जाते कहाँ हैं। आजकल आज तक अगर आप देखें तो गवर्नमेंट स्कूल भी कितने बंद पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर हॉस्पिटल आप जाते हैं तो लियारी और गार्डन इधर के स्कूल्स का तो बुरा हाल है, वॉशरूम तक नहीं है वहाँ। तो लियारी और दूसरी जगहों पे जाने की जरूरत नहीं है। आप नौजवान में चले हैं, यहाँ पे देख लें, वो सरकारी स्कूल में इस आबादी को जाने को तैयार है। पंजाब में देखा जाए तो एजुकेशन का मयार बहुत बेहतर है। असल में देखिए मयार इसलिए बेहतर है वहाँ पे कि वो लोग अकाउंटेबिलिटी है। अगर टीचर नहीं आएगा ना तो वो गवर्नमेंट स्कूल बड़े अच्छे चल रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स। और मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट स्कूल में वो पूछेंगे कौन सा टीचर है, और वो उसी मोहल्ले का कहीं का टीचर होगा। यहाँ तो पता ही नहीं होता इस स्कूल में कौन सा टीचर कहाँ से आया है। वो पता लगता सरकारी मुलाजमत थी, उसने ले लिए, अब वो घर बैठा हुआ है। ऐसे ऐसे आते हैं ना मेरे पास, आप सोच नहीं सकते। कल ही की बात बताऊं मैं आपको जी। मैं एक प्रोग्राम में गया था किसी शादी में, तो मुझे उसने, मेरे जो मेजबान था मेरा दोस्त, उसने कहा कि यार एक इसका बड़ा मसला है और एक जगह वहाँ पे काम करता है तो इसका बड़ा मसला है और इसके साथ एक बड़ी इशू हुआ है और लोग इसको जो है कंपनसेट नहीं कर रहे। आप बिलीव करें, मैं नाम नहीं ले रहा तो मैंने वो उनसे जो है जब उनको बता, एक ऐसी इत्तेफाक से मेरे एक दोस्त भी थे, वो आ गए मुझे मिलने। मैंने कहा यार ये बंदे का प्रॉब्लम है, मुझे जेन्युइन प्रॉब्लम लगता है। उसने जो स्टोरी सुनाई ना, उसने स्टोरी ये सुनाई कि ये साहब जो हैं ये बिल्कुल सही है, कोई माजूर नहीं है, लेकिन ये सब गाड़ी वाड़ी भी चला रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, लेकिन इनको एक आदत पड़ गई कि इन्होंने छुट्टी करनी है और इनको घर में बैठ के काम करना है। तो ये कहते हैं मुझे रोड पे नहीं चाहिए, मुझे ऑफिस में काम चाहिए। तो इस तरह की जो अब वो बेचारा करे क्या। अब मैं सिफारिश, मैंने कहा मैं सिफारिश नहीं कर रहा,
मैं सिफारिश नहीं कर रहा, ठीक मैं है। सिर्फ आपको, मैंने तो मालूम किया कि आपसे ये वाकई इस तरह का कोई मामला है, ठीक है। तो वो इस तरह की चीजें लोगों के पास होती हैं। हम लोग भी अननेसेसरी बात सिफारिश कर देते हैं कि यार बेचारे को मजदूर समझते हो, तहकीक कर लिया करें। दूसरी ठीक। बात जो मैं कह रहा था, आपने एनजीओ की बात की, मैं आप जी। सबसे कह रहा हूँ, पड़ोसी के अंदर इस बात का ख्याल किए बगैर कि पहले होता ना, मेरे घर में खाना बनता था, मेरा ख्याल मेरे यहाँ तो अभी भी होता है कि हम पड़ोस में भिजवा देते थे, बिल्कुल पहले बिल्कुल कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ बनती थी, पड़ोस में भिजवा देते थे। और लेकिन हम लोग अब ये से दूर चले गए, बहुत बड़ा अजीब सा लग रहा होता है। मैं वहाँ रहता हूँ तो वहाँ कभी मैं खाना किसी का भिजवा दिया करता था, तो मेरी वाइफ कहती थी कि लोग बुरा मानते हैं। मैं बुरा किस लिए मानते हैं, जो तो हुक्म है। तो अगर आप किसी एक ऐसे माशरे में रहते हैं या ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ आप समझते हैं कि शायद ये प्रॉब्लम नहीं हो, तो इससे आप भूल जाए। किसके घर में फाका है और किसके घर में भूख है, वो आपको आके बताएगा नहीं। तो यहाँ एक प्रोफेसर साहब का भी इंतकाल हुआ था, आपको याद होगा, बड़ी स्टोरी बनी थी, वो भूख से बेचारे मर गए थे वलीद के अंदर। जी 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 जी, आपको याद होगा। जी 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 जी। तो आप लोग सारे के सारे इस बात की कोशिश करें, एनजीओ के पीछे कम जाए। अभी रमजान शुरू होगा और रमजान के अंदर आपको राशन लेने के लिए कितने लोग मर जाते हैं, राशन लेने के लिए लोग मर जाते हैं। और आपके घर में पड़ोस में क्या कहते हैं जो है वो पता ही नहीं चलेगा बेचारे। नहीं, आपसे आप खुद बताएं ना, आप खुद बताएं बिल्कुल कि आपके घर से राशन लेने के लिए आते हैं और वो राशन लेके कितने लोग एक ही जगह पे राशन लेके, उनके घरों में रखने की जगह नहीं होती। बिल्कुल। मैं अभी बताऊं कि मैं लास्ट ईयर की बात है मेरे ख्याल में, मैं राशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा था, तो मैं मुख्तलिफ जगहों पे मेरा बड़ा वो रहता है क्योंकि वर्कर्स के साथ मेरा वो रहता है। तो वो मैं एक खातून कोई आई थी मेरे घर के बाहर, हमारे यहाँ वो सिक्योर वो है तो उसकी वजह से जाने नहीं देते, तो बाहर वो रक्षा खड़ा हुआ था रात के 12 बजे। तो मैंने गाड़ी शुरू, मैंने गार्ड से कहा ये रक्षा इस वक्त यहाँ क्यों खड़ा हुआ है, तो उसने कहा कि पूरा रक्षा राशन से भरा हुआ है और अंदर इसको किसी ने बुलाया राशन देने के लिए। अब मुझे बताएं, वो कीड़े पड़ जाते हैं और चीजें खराब हो जाती हैं। लोग क्या करते हैं कि जिस तरह कोविड में भी हुआ था कि राशन ले जाके एक घर के 4-5 लोग और वो जाके बेचते थे दुकानों पे। तो देखिए ये आप लोगों को खुद बदलने की जरूरत है और हमारे यहाँ जाहिर सी बात है सिस्टम भी बदलने की जरूरत है, लोगों को बदलने की जरूरत है। टाइम हमारे पास खत्म है। तो थोड़ा सा आखिरी में क्या कहते हैं, आप बिजनेस और पॉलिटिक्स के अलावा आपकी और क्या मसरूफियात हैं, कि तो अपना टाइम कैसे घर वालों को देते हैं, क्या आपकी हॉबीज हैं? मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह, मेरी वाइफ है, मेरी वालदा है, मेरे भाई हैं, और खानदान के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह सबको टाइम देना पड़ता है, सबको देते हैं। और मेरी वाइफ जो है फैमिली को बिल्कुल वो बेचारी बहुत ज़्यादा केयर करती है, मामलात को देखती है। मेरा तो ऐसे ही रहता है कि मैं अभी आपके साथ हूँ, रात को कभी 1 भी बज जाता है मुझे, मैं सुबह बहुत जल्दी उठता हूँ, 4 घंटे सोता हूँ मैं। तो मुझे मेरे घर में वो कहते हैं जिन्हें आप इतनी कम नींद करने के बाद निकलते हैं, लेकिन जब आपको कोई चीज करनी, मिशन होता है, आपका विजन होता है, तो फिर आपको सारी चीजें जो है ना आपकी उसी हिसाब से, ये अल्लाह ने जो बॉडी आपको दी है ना, ये उसी हिसाब से मेंटेन होती है, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, सब जगह सही है। मेरे दोनों बेटे, एक इंजीनियर बन गया है, एक बन रहा है, और एक ने अभी मास्टर कर रहा है बिजनेस के अंदर, और मेरी कंस्ट्रक्शन का भी काम है मेरा, और मेरा एक वेलफेयर प्रोजेक्ट है। मैं इसलिए आपके साथ नाम नहीं ले रहा था और नाम लेना भी नहीं चाहता, लेकिन जब मुझे कहा तो मैंने 12 लाख रुपए के अंदर घर मैंने लोगों को बनाने के देने के लिए कहा, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बना सक्सेस हूँ। 12 लाख में घर दे रहा हूँ और 7 साल के पेमेंट पे घर दे रहा हूँ, 7 साल की किस्तों पे घर दे रहा हूँ। लेकिन ये भी मैंने जो है एक चैलेंज दिया और चैलेंज किया अल्हम्दुलिल्लाह। कराची में, नूरियाबाद में बना रहा हूँ मैं। हाँ, इस तरह के मैं वेलफेयर, ये तो मेरा बिजनेस है, मैं इसलिए आपके पास जिक्र नहीं कर रहा था, लेकिन वो एक जो कहते हैं ना ये नहीं हो सकता, तो मैं उनसे कहता हूँ ये हो सकता है, और उसको हमने करके भी दिखाना होता है। और हर दिन सुबह से लेकर रात तक जो है वो सिर्फ यही लगा रहता है दिमाग में, एक तो कि बिजनेस इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी हमारी जरूरतें तो अपनी जगह पर है, लेकिन इसके जरिए कोई नौकरियां मिल जाए, लोगों को सक्सेस हो जाए, इसीलिए रात और दिन कोई ना कोई यूनिट, कोई ना कोई चीज इस बात की सोच के साथ करते हैं कि किसी को इससे रोजगार के मौके मिल सके। बहुत अच्छी बात है कि जी प्रोग्राम का नाम द सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। तो आप जानते हैं कि अगर आप अच्छा काम करते हैं, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए करते हैं, तो आप कभी भी नाकामयाब नहीं हो सकते हैं। तो जी क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही है, बिल्कुल इजाजत चाहते हैं आपका साहब को, बहुत बिल्कुल। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद।